नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला, जो इज़्ज़त देने वाला, जो रिज़्क़ का रज़ाक़, जिसने पैदा किया और जिसके कब्ज़े में मेरी रूह है। हम जो एमरजेंसी टॉपिक्स हैं उसके आखिरी मराइल में दाखिल हो रहे हैं। एक आध टॉपिक और रहता है और इंशाल्लाह ये एमरजेंसी सीरीज़ ख़त्म होने वाली है। एक लेक्चर और इसका बकाया है। जो एनिमल पॉइजनिंग होती है, जैसे सांप काट जाता है, बिच्छू काट जाता है, भीड़ काट जाती है, वो टॉपिक हमारा रहता है। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम करेंगे और उसके बाद नई सीरीज़ शुरू करते हैं। तो आज मेरे पास जो टॉपिक है वो है टॉक्सिकोलॉजी। किसी भी चीज़ के जहरीले असरात जो हैं जिस्म पर मरतब होते हैं तो क्या होता है, उसको हम डिस्कस करेंगे और उसका ट्रीटमेंट से भी बात करेंगे कि इसका इलाज क्या हो सकता है। उससे पहले आज का फ्रोज़म है जो हमारी एक रूटीन है कि ऑर्गेनन की एक क्लास हम पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं। और ये ऑर्गेनन की क्लास का पढ़ना समझना बड़ा ज़रूरी है कि यही असूल इलाज हैं। जहाँ कहीं हमें रुकावट महसूस होती है, जहाँ कहीं हम मुश्किल में फंसते हैं, तो असूल इलाज ही आपको वहाँ से निकालता है कि अब क्या करना चाहिए। यह फ्रोज़म नंबर 184 है। वो कहता है कि इस तरह जब हर नई दवा के असरात ख़त्म हो जाते हैं और जब इसकी अफादियत बाकी नहीं रहती, तो इसकी बाकी मादा अलामात की बुनियाद पर मर्ज़ को नए सिरे से जायज़ा लेना चाहिए। अब इलामात के मजमूए से ज़्यादा मुमासल रखने वाली एक नई दवा का इंतखाब करना चाहिए और फिर इस तरह मज़ीद भी जब तक कि मुकम्मल शफा ना हो जाए। वो कहते हैं जब नई दवा के असरात ख़त्म हो जाते हैं तो कुछ चीज़ें बाकी रह जाती हैं। और ये पिछले फ्रोज़म में वो इसी तरह की बात कर रहा था। तो फिर क्या करते हैं, हम केस को दोबारा मुशाहिदा करते हैं, दोबारा उसको देखते हैं और उसकी बुनियाद पर मर्ज़ का नए ज़रिए तयन करते हैं, मर्ज़ का नए सिरे से तयन करते हैं। अब इन अलामात के मजमूए से ज़्यादातर मुमासल रखने वाली एक नई दवा का इंतखाब करते हैं और फिर इसी तरह मज़ीद भी जब तक वो मुकम्मल शफा हासिल नहीं कर सकते, तो ये अमल हम बार बार भी दोहरा सकते हैं। एक बात ज़हन नशीं कर लें कि दुनिया इस वक्त, तिब की दुनिया बहुत एडवांस हो चुकी है, बहुत तरक्की कर चुकी है। और आप ये देखते हैं कि यहाँ भी वो मर्ज़ का जिक्र कर रहा है। हमारे लोग जो कुछ लाइल्म हैं, जिन्हें इंसानी अफ़आल और उसकी खराबियों का इल्म नहीं है, वो बड़ी अजीब व गरीब बातें करते हैं जो इस दौर में ना समझी जा सकती हैं, ना उस पर तवज्जो दी जा सकती है। लेकिन वो सिस्टम को डीरेंज करते हैं, लोगों को ख़राब करते हैं, लोगों को गलत मशवरे देते हैं। वो ये कहते हैं कि हम मर्ज़ का नहीं, मरीज़ का इलाज करते हैं। एक नॉर्मल आदमी मरीज़ कब बनता है? जब उसके अंदर कोई फॉरेन एजेंट या उसके अंदर कोई अपनी खराबी या कोई ऐसा एलिमेंट या कोई कॉजेटिव फैक्टर इन्वॉल्व होता है तो वो मरीज़ बनता है ना। तो क्या हम उस कॉजेटिव फैक्टर को एड्रेस नहीं करेंगे? बस एक बंदे के सर पे चोट लग जाती है, इंजरी हो जाती है, तो क्या कहेंगे? ये क्या मरीज, क्या है? ये कोई मरीज है? ये क्या मरीज है? उसका कॉजेटिव फैक्टर सामने सामने मौजूद है। एक बंदे को सदमा होता है तो उसको हम कौन सा मरीज लेबल करेंगे? कौन से, मेरी समझ से बात है कि आप किस मरीज की,
इतना जितने भी आर्गेनियन की क्लॉजेज हैं 291 हर जगह वो इस मर्ज का जिक्र करता है। वो मर्ज किसी इंसान में दाखिल होगी तो वो मरीज होगा ना। अब वो अगर ये समझता है कि मैं ये समझता हूं कि ये कास्टिकम का मरीज है, ये लाइकोपोडियम का मरीज है, देखें उसने इलाज बिल मिसल की बात की है। इलाज बिल मिसल क्या है? आप मर्ज की तशखीस करें कि मर्ज क्या है। वो कहते हैं एक कुदरती मर्ज होती है और उस कुदरती मर्ज को ख़त्म के लिए हम एक आर्टिफिशियल डिजीज बनाते हैं, जो प्रूव करते हैं कोई दवाई, जो उसको आर्टिफिशियल डिजीज का उसने नाम दिया। उसको भी उसने आर्टिफिशियल डिजीज का नाम दिया, उसको उसने नेचुरल डिजीज का नाम दिया कि एक कुदरती बीमारी है। उस कुदरती बीमारी के लिए हम उससे मिलती जुलती एक आर्टिफिशियल डिजीज उस बॉडी के अंदर दाखिल करते हैं और वो पहले से मौजूद डिजीज से ज़्यादा ताकतवर होती है और वो उस ताकतवर होने की वजह से उसको ख़त्म करती है। और जब वो उसको ख़त्म करती है तो चूंकि वो खुद आर्टिफिशियल होती है, वो खुद ख़त्म हो जाती है। तो ये बात कहना कि जी हम मर्ज का तो नाम लेना ही नहीं पसंद करते, ये पता नहीं कौन सी दुनिया है। अब कोई देखे ना, ये अफरोजम भी है, ये मैंने तो नहीं लिखा ना, यानी मैंने लिखा है। वो कहते हैं हर तरह नई दवा के साथ खत्म और जब इसकी इफादत बाकी नहीं रहती, इसकी बाकी अलामात की बुनियाद पर मर्ज का नए सिरे से तयन, वहां लिख देते ना कि मैं मरीज का नए सिरे से तयन करता हूं। और फिर आप, मैं पहले भी कई दफा कह चुका हूं कि ये मल्टी डायमेंशनल सिस्टम है, ये बड़ा वसी सिस्टम है। आप किसी एक जगह पे रिजिड होके इसको नहीं चला सकते। कहीं आपको कॉजेटिव फैक्टर बड़े आसानी से मिल जाते हैं, जहां कहीं मरीज आपका सेंसेस में नहीं है, वो अपनी स्टोरी या हिस्ट्री उसके साथ भी कोई नहीं है तो नहीं बताएगा, तो हम उसकी कंडीशन का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस किस कंडीशन में ये हालात पैदा हो सकते हैं। फिर उसको मद्देनजर रख के हम इलाज उसका करते हैं। हम कॉजेटिव फैक्टर पे इलाज करते हैं, हम म्याज़मेटिक बेसिस पे हम इलाज करते हैं। अब म्याज़मेटिक की उसने तारीफ क्या की हुई है कि जो कॉम्प्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, जैसे 2 बैक्टीरिया मैन, उसने सिफिलिस और साइकोसिस का जिक्र किया है। तो म्याज़मेटिक फैक्टर क्या है? कॉम्प्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ वायरस है, फंगस है, पैरासाइट्स है। तो ये चीज़ें अब हमारे पास दो हिस्से होते हैं। एक हम मर्ज की तशखीस करते हैं कि ये मर्ज है क्या। मतलब जॉन्डिस है, उसको जॉन्डिस हो गया है। जॉन्डिस कई किस्म के हो सकते हैं। जॉन्डिस वायरल हो सकता है, हेपेटाइटिस ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, जिसको हेपेटाइटिस हम कहते हैं, उसका कॉजेटिव फैक्टर और हो सकता है। पित्त में कहीं पत्थरी फंस जाती है डक्ट के अंदर, उससे ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो सकता है। कैंसर की वजह से डक्ट ब्लॉक हो जाती है, उससे ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो सकता है। तो जॉन्डिस की अपीयरेंस जो सिम्टम है वो उसका तो यही है ना कि बिलीरुबिन बढ़ जाता है और उसके चेहरे का कलर पीला हो जाता है, स्किन पीली हो जाती है, भूख नहीं लगती, सारी चीजें, स्टूल का कलर चेंज हो जाता है। तो माई बेरे, हम कैसे उसका इलाज करेंगे? ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस को कैसे पहचानेंगे हम? उसकी पैथोलॉजिकली उसको कोई टेस्ट कराएंगे। और वायरल जॉन्डिस का, हेपेटाइटिस का कैसे इलाज करेंगे? अब किस दुनिया में लोग रहते हैं? आपको हर वो चीज जो बीमारी की तशखीस के लिए जरूरी है, आप उसको अपनाएं, उसको अखज करें। अब पार्ट वो रह जाता है सिलेक्शन ऑफ द मेडिसिन का। तो सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन जब हम करते हैं तो फिर हम उसको देखते हैं कि इसको कास्टिकम लगेगी, इसको लाइकोपोडियम लगेगी, वो कॉजेटिव फैक्टर एड्रेस करते हैं, उसकी मोडेलिटी को देखते हैं, पर्सनैलिटी को देखते हैं। दिस इज द डिफरेंट थिंग। अब जिसको चोट लगी है और चोट लगने की वजह से
उसके सर दर्द में है, सर दर्द है, तो फिर उसको हम क्यों सर दर्द की हजारों दवाइयों से एक दवाई चूज करेंगे कि इसको सर दर्द यूं होता है, उठता तो होता है, तो बैठता तो होता है, तो चलता तो होता है। भाई अल्लाह के बंदे, कॉजेटिव फैक्टर क्लियर कट है। अब सर दर्द उसको ब्लड प्रेशर की वजह से है, तो हम उसकी सर दर्द की सिम्टम लेनी शुरू कर देंगे। वो भाई उसका तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज है, आप उसको ब्लड प्रेशर नीचे ले आएंगे तो वो ठीक हो जाएगा। सारी रात वो सोया नहीं, उसको सर दर्द है। अब 400 तो दवाई सर दर्द की है, उसमें से कौन सी दवाई आप उसको देंगे? जब कॉजेटिव फैक्टर क्लियर कट है तो आप उसको क्यों नहीं एड्रेस करते, और वो फौरन खत्म हो जाता है। तो मैं ये इसलिए यहाँ, चूंकि इस फ्रोजन में भी वो ये कह रहा है कि हमें रिविजिट करना है, दोबारा देखना है, और मर्ज का नए सिरे से जायजा लेना, मर्ज का नए सिरे से जायजा लेना। तो मरीज कब बनता है? मरीज किसी वजह से बनता है, उसको टाइफाइड का मरीज है, वो कैंसर का मरीज है, वो मलेरिया का मरीज है, वो किस चीज का मरीज है? भाई आप किस मरीज के इलाज करने के चल निकले हैं? तो ये थोड़ी सी जो आपके अंदर, और फिर उनको ये नहीं पता कि हनीमन खुद एक एलोपैथिक डॉक्टर, उसको उसको मर्जों का पता था, उसने बेशुमार जगह, अब देखें उसने कॉलरा, अब कॉलरा में वो इंडिविजुअलाइजेशन नहीं कर रहा, इंफरादियत को वो देख ही नहीं रहा। वो कॉलरा में ये कहता है कॉलरा एक मर्ज है, वो बाई मर्ज है। उसमें वो क्या कह रहा है? वो कहता है जी मैं कैम्फर देता हूँ, मैं वराइटम अल्बम देता हूँ, मैं क्यूप्रम देता हूँ, और मैं तीनों दे देता हूँ बारी बारी। यही कह रहा है ना वो। आप मटेरिया मेडिका प्योरा पढ़े ना, उसमें इंडिविजुअलाइजेशन की बात ही नहीं करता। कहीं इंडिविजुअल करेक्टर की बात करता है कि उसका दोस्त बीमार हो जाता है, उसका मैदा खराब हो जाता है, उसको सर दर्द या कुछ उसको बीमार हो जाता है, तो इंडिविजुअली जाके उसके स्टूडियो में जाके बैठ जाता है, और वो देखता है कि ये क्या करता है, तो वो उसकी हैबिट्स क्या हैं। तो वो जब पेंटिंग करता है तो बुरश अपने नीचे रखता है। तो उसने कहा ये दिस इज द कॉजेटिव फैक्टर, दिस इज द इंडिविजुअलाइजेशन। कहीं आप कॉजेटिव फैक्टर को पूरी दुनिया को एक दवाई दे सकते हैं, कहीं इंडिविजुअलाइजेशन आपको करनी पड़ती है कि इस बंदे को क्या मसला है। ये नहीं होता कि आप इतने एक ही जगह कि नहीं मैंने तो इंडिविजुअलाइजेशन ही देखनी है, मैंने तो कॉजेटिव फैक्टर को इग्नोर करा। अब वो कहता है प्लेग फैलता है, तो मैंने हजारों लोगों को इग्नेशिया से ठीक किया, वहां कहां गई इंडिविजुअलाइजेशन, वहां कहां गई इनफरादियत? खत्म होगी ना इनफरादियत। कॉजेटिव फैक्टर था प्लेग, तो उसने इग्नेशिया दिया। वो कहता मैं ड्रोसरा काली खांसी में देता हूं, तो कहां गई इंडिविजुअलाइजेशन? नहीं है ना वहां। सबको काली खांसी में ड्रोसरा दे रहा है, दे रहा है ना सबको। आप मटीरियल मेडिका प्योरा पढ़े ना, उसमें ड्रोसरा जाके पढ़े तो दे रहा है, सबको दे रहा है। वो भाई हर केस को उस तरह से एक उसी जो है ना, कोई ये एक कोई वो नहीं है कि आपने सोच लिया कि यूं ही करना है। हर मरीज के एनवायरमेंट, हर केस में मुख्तलिफ चीज़ें हैं। आपको कहीं कॉन्स्टिट्यूशनली जाना है, आपने कॉजेटिव फैक्टर को एड्रेस करना है, आपने बैक्टीरिया को एड्रेस करना है, आपने वायरस को एड्रेस करना है, वो क्या कॉम्प्लिकेशन पैदा करता है। अब जैसे तो ये जो कंसेप्ट है, ये हमें मॉडर्न दुनिया में बैठने से रोकता है। जो चीजें दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं, सूरज चढ़ता है तो आप कहें नहीं ये रोशनी कहीं और से आती है तो रोशनी लेकिन आती कहीं और से। भाई सूरज चढ़ता है तो रोशनी आती है ना। भाई बैक्टीरिया एग्जिस्ट करता है तो आप उसको कैसे डिनाइल में जा सकते हैं? वायरस एग्जिस्ट करता है, जेनेटिक डिसऑर्डर एग्जिस्ट करते हैं, आप कैसे डिनाइल में जा सकते हैं? वो कहेंगे इनको तो पता ही कुछ नहीं है। आप इलाज चाहे स्वा से करें उसका, आप चाहे इलाज उसका मिट्टी से करें, किसी चीज से भी करें, बात यह है कि उसकी एग्जिस्टेंस को तो आप डिनाइल नहीं कर सकते ना, कि कर सकते हैं हम। और बाहर इन्होंने लिखा होता है कि मैं हेपेटाइटिस सी का इलाज करता हूं।
कमकली की इंतहा है। हाँ जी, टॉपिक पे कमकली की इंतहा है। हमारे बोर्डों पे तो नहीं लिखा हुआ, मेरे बोर्ड पे तो कुछ नहीं लिखा हुआ ना कि मैं किस चीज का इलाज करता हूँ। इन्होंने बड़े बड़े बोर्ड बाहर लगाए होते हैं। और वो कहता है कि ये टॉक्सिकोलॉजी, जहरीले असरात। अब जहरीले असरात, हमने सबसे पहले अल्कोहल को डाला है। हमने सबसे पहले अल्कोहल को डाला है। शराब बहुत पी जाती है। गो के हमारे मुल्क में शराब पे पाबंदी है, लेकिन जो साइंस का तालिब इल्म है, तिब का जो तालिब इल्म है, वो पूरी दुनिया की बात करता है। दुनिया में खुल्म खुल्ला शराब पी जाती है, और हमारे यहाँ छुप के शराब पी जाती है और गलत शराब पी के मरते हैं लोग। बाहर शराब मिलती है तो एक लेबल के साथ किसी कंपनी की आप खरीद सकते हैं ना। यहाँ तो गांव में लोग शराब बना लेते हैं। तो शराब जो है, ज्यादातर जो शराब के मसाइल पैदा होते हैं वो वहां जहां लेबल शराब नहीं मिलती। पहली बात करेगा। अब वो कहता है ये आएगा तो इसकी प्रेजेंटेशन क्या होगी। ये तो उसका एक मैकेनिज्म उसने बनाया कि एसिडोसिस होगा। अच्छा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर नहीं जाती, ऑक्सीजन की मिकदार कम हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज्यादा हो जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि वो कार्बन डाइऑक्साइड किसी तरीके से बाहर निकालते हैं। और हमने बेशुमार केसेस जो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस से हम किससे ठीक करते हैं, हम लेक्सेस से ठीक करते हैं, हम लाइकोपोडियम से ठीक करते हैं, हम कार्बोवेट से ठीक करते हैं। ये तीनों दवाइयां जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बॉडी में कम करके ऑक्सीजन की मिकदार बढ़ा देती है, खपत बढ़ा देती है। समझ आ गई जी? तो दिस इज द टेक्निकल वर्ड्स एसिडोसिस। अब तो याद रहेगा, एक मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, एक रेस्पिरेटरी जिसको हम कहते हैं बॉडी के अंदर गैसेस ज्यादा हो गई हैं। फौरन जब बंदा सांस नहीं ले रहा होता ना, उसके अंदर सांस लेने की ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है, तो उसको फौरन गैसेस बॉडी की चेक की जाती हैं कि इसको कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज्यादा नहीं। पहला इमरजेंसी में ये टेस्ट होता है, पहला टेस्ट होता है। और मैंने एसिडोसिस के ऐसे मरीज ठीक किए, इसके लिए वो डायलिसिस भी करते हैं। एसिडोसिस के लिए डायलिसिस भी किया जाता है तो दूर करने के लिए। तो हमने तो बेशुमार मरीजों को लेक्सिस लाइको कार्बो 200 में भेजते हैं, और वो मरीज जो है ना, जो कई ऐसे हमने डेथ पॉइंट से मरीज एसिडोसिस के निकाले हैं। ये लेक्सिस लाइको कार्बोवेज ऑक्सीजन की खपत बढ़ाती है, और ये भी बड़ी इमरजेंसी है एसिडोसिस, लोग मर जाते हैं इससे जी। ऑक्सीजन भी दे सकते हैं, लेकिन चूंकि ये जो एलिमेंट्स हैं जो बेसिकली ऑक्सीजन बढ़ाने वाले एलिमेंट्स हैं, लेक्सिस है, लेक्सिस ऑब्स्ट्रक्शन रिमूव करती है। लेक्सिस देखें ना, रेस्पिरेटरी डेथ कर देती है। ये स्नेक पॉइजन रेस्पिरेटरी। मेरा अगला लेक्चर आ गया, वो मैं इसको करूँगा, जो वेनम्स हैं, जो पॉइजन है एनिमल्स के पॉइजन। हमारे कोई 15-16 पॉइजन हैं अप्रूव्ड हुए हुए। एनिमल बाइट से क्या होता है, फिर आपका ये स्कॉर्पियो बाइट से क्या होता है, बी की बाइट से क्या होता है, वो हम अगला हमारा टॉपिक और है, हम उसको डिस्कस करेंगे। मैं पहले तो इसी के साथ जोड़ने लगा था, फिर मैंने देखा कि वो मैं थोड़ा सा सांपों सारों को ही डिस्कस करना चाह रहा था, क्योंकि कौन से सांप काट के आया तो आपको पता चलना चाहिए, बगैर सांप देखेगा आपको पता होना चाहिए कि किस सांप ने काटा है। उसकी जो फीचर्स आते हैं उससे ही आप अंदाजा लगा लेंगे कि इसको कोबरा ने काटा है, इसको क्रोटेलस ने काटा है, बंगारस ने काटा है, किसने काटा है। ये एज किसी और साइंस के पास नहीं है।
और उसका तोड़ भी सिर्फ होम्योपैथी नहीं है। तो अल्कोहल के टॉक्सिक इफेक्ट से अल्कोहल से भी दवाई बनी है, अल्कोहल पोटेंसी, इसका इस्तेमाल करें। एगेरिक, अच्छा मोस्ट कॉमनली आपको फौरी तौर पर नक्सवामिका देनी चाहिए। नक्सवामिका रिपीटेडली देंगे तो बॉडी से जो 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 एसिडिक रिएक्शन है वो खत्म करेगा। आप फार्मिक एसिड भी दे सकते हैं, आपके पोटेंसी में मौजूद है। आर्सेनिक, अच्छा असारम बड़ी ऐसी दवाई है कि जो अल्कोहल के असरात को खत्म करती है। असारम, औरम, सल्फ्यूरिक एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड भी एसिडिक रिएक्शन बहुत ज्यादा बनाता है, लिहाजा देखें हमने वो दवाइयां यहां रही हैं जो एसिडिक रिएक्शन को रोकेंगी। एसिडिक रिएक्शन बढ़ेगा तो सीएनए में जाके नर्वस सिस्टम की डेथ करवाएगा। लिहाजा देखें, यहां देखें फॉर्मिक एसिड है, लेक्सिस है, ओपियम है, रेनकुलस बब है। अच्छा सिलीनियम, सिलीनियम क्या है? सिलीनियम की अगर प्रॉपर्टी को आप पढ़ें तो सिलीनियम का रोल क्या बॉडी के अंदर? सिलीनियम का रोल ये डीऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, गल सड़ने का अमल, दैट इज ऑक्सीडेशन, डीऑक्सीडेशन। अब जैसे सेब काटते हैं थोड़ी देर बाद तो उस पे वो कलर चेंज कर जाता है, वो जो कलर चेंज करता है दैट इज ऑक्सीडेशन। जंग लग जाना, ऑक्सीडेशन, चीजों का गलना सड़ना, खराब हो जाना, ऑक्सीडेशन। तो सिलीनियम की अगर आप प्रॉपर्टी पढ़ें तो सिलीनियम का जो रोल, सिलीनियम बेसिकली मिनरल है और इसका मेन रोल बॉडी के अंदर है डीऑक्सीडेशन। आपके यहाँ तो वो रोल लिखा हुआ है ना, हमारे यहाँ तो रोल लिखा हुआ है ये जेनेटल सिस्टम के, प्रोस्टेट के, इवन स्किन की डिजीजेज, इस तरह का रोल है। लेकिन मेन इसका रोल क्या है? मेन इसका रोल यह है कि डीऑक्सी, जहां डीऑक्सीडेशन की जरूरत पड़े, ऑक्सीडेशन होगी वो ब्लड के अंदर, बॉडी के अंदर, तो आप सिलीनियम का इस्तेमाल करें। वो मेरा लेक्चर है सिलीनियम पे, इस पे मैंने एक दफ़ा मिनरल्स पे लेक्चर किए थे जिसमें मैंने कालीफास, पोटाशियम, कैल्शियम, ये सारे मैंने किए हुए हैं। और इसमें डीऑक्सीडेशन, एसिडोसिस को कम करने के लिए हमारे पास जो एक बहुत बड़ी दवाई है वो है नाइट्रम फास। अच्छा नाइट्रम फास आपको पता होगा खट्टे डकार आते हैं। खट्टे डकार क्यों आते हैं? खट्टे डकार भी एसिडिक की वजह से होते हैं, उसमें एसिड हो जाता है तो उसकी वजह से खट्टे डकार आते हैं, बर्निंग आती है, दैट इज द, इसलिए नाइट्रम फास का बड़ा रोल है एसिडिक रिएक्शन में। जिनके आप यूरिन का टेस्ट कराते हैं उनके अंदर एसिडिक रिएक्शन आता है, आप उसको नाइट्रम फास दें, उसको नक्सवामिका दें। वो कहते हैं मरीज का इलाज करें, मरीज का खाक इलाज करेंगे हम जब हमें कुछ समझ नहीं है कि है क्या। नहीं, वो जो मरीज का इलाज करते हैं उनसे पूछें कि व्हाट इज द एसिडोसिस, व्हाट इज द मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड व्हाट इज द रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन, व्हाट इज द डीऑक्सीडेशन। तो हम होम्योपैथी को दुनिया में हम उस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, चाहे आप कॉस्टिकम दें, चाहे आप नाइट्रम फास, आप समझ के तो दें ना। जब आपको पता आएगा कि एसिडिक रिएक्शन है बॉडी के अंदर तो आप नाइट्रम फास दे सकते हैं ना उसको। लेकिन आपको यह तो पता हो ना कि व्हाट इज द एसिडिक रिएक्शन। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कहीं कि जी ये जलन पैदा करती है, खट्टे डकार पैदा करती है, बर्निंग पैदा करती है, लेकिन उसकी बर्निंग की, उसकी खट्टे डकारों की वजह क्या है? आपका जो सल्फ्यूरिक एसिड है स्टोमक के अंदर होता है वो डिरेंज हो जाता है, उसकी मिकदार बढ़ सकती है, उसकी वजह से आपको रिफ्लेक्स के साथ सोर, इरिटेशन, बेल्चिंग हो सकती है। तो मैकेनिज्म तो समझे ना।
फिर मज़ा आएगा आपको इलाज करने में भी, फिर मज़ा आएगा आपको किसी दूसरे सिस्टम के डॉक्टर से डिस्कस करके, उसको पता यार ये तो एसिडोसिस के भी जानता है, इसको पता है व्हाट इज द मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब बंदे का सांस खराब हो गया है और उसको एसिडोसिस है, तो आपको पता होगा तब आप लैक्सिस लाइकोकार्बोवेट देंगे इसमें। बेशक आप लैक्सिस लाइकोकार्बोवेट दे, वेनेडियम दे, कुछ देंगे यार, उसको तो पता समझे ना। लॉ ऑफ सिमिलर क्या कहता है, आप पहले बीमारी को समझे, फिर उसके लिए उससे मिलती जुलती दवा ढूंढे। ठीक है जी। अब ये मेटाबॉलिक जो एसिडोसिस है, उसकी जो नाइट्रम फास्ट बड़ी दवाई है कॉल्चिकम है, लैक्टिक एसिड, म्यूरेटिक एसिड। अब देखिए सारे एसिड लिखेगा वो, जिन दवाइयों के साथ एसिड आता है वो सारे के सारी सल्फ्यूरिक एसिड, एसिड सल्फ, वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस को ठीक करेंगी। और यार टेक्निकली कितनी मजे की बात है कि आपने एक टेस्ट कराना है और आपने पीएच लेवल देखना है। पीएच लेवल में एसिडिक रिएक्शन आया तो फिर वो आप दवाइयां देना जो एसिड को बॉडी में कम करती हैं। एक छोटे से टेस्ट से आप मरीज का क्या इलाज करेंगे जब आपको ये नहीं पता कि पीएच लेवल क्या होता है, अल्कलाइन लेवल किसको कहते हैं। उसी से तो दवाइयां निकलेंगी, उसी से तो दवाइयां निकलेंगी। अब देखें ना, यहाँ लैक्टिक एसिड है, म्यूरेटिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, और आर्टिका यूरिन भी एसिड को कम करता है। यूरिक एसिड के जितने स्टोन बॉडी के अंदर बनते हैं वो आर्टिका यूरिन वहां यूज होता है, और फिर ये एसिटिक स्टोन बनते हैं। यूरिक एसिड के जो स्टोन बनते हैं, तो ये सारा आपका जो तालमेल है कि अल्कलाइन है या एसिटिक रिएक्शन है। अब पी उसने शराब है, पी उसने शराब है, और शराब पीने से क्या हुआ, गलत शराब पी उसने, उससे क्या हुआ, बॉडीज के अंदर एसिड ज्यादा हो गए। और कौन सा एसिड ज्यादा हो गया, फार्मिक एसिड ज्यादा हो गया, और उसकी वजह से क्या हो कि उसकी बॉडी के अंदर टूट फूट शुरू हो। बात उसको क्या कहेंगे, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो गया। किससे हुआ, और भी कॉजेज हो सकती है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की, लेकिन आज हम कॉज क्या, मेथनॉल मिथाइल अल्कोहल के पीने से जो एसिडोसिस होता है उसको हम एड्रेस करते हैं। लेकिन आपके अंदर ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया कि व्हाट इज द एसिडोसिस, और एसिडोसिस हो जाता है तो मुझे इसको कैसे एड्रेस करना है। अब सिंपल ही आपका कोई अजीज, कोई रिश्तेदार, कोई मरीज आपके पास आ जाता है, वो कहता है जी मेरे मरीज को तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया, फिर क्या होगा, कहां मरीज को ढूंढेंगे जिसका आपने इलाज करना है। तो फौरन जब आपको पता होगा जो इसका मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया, तो आप फौरन इन दवाइयों पे चले जाएंगे ना, और आप रिजल्ट अच्छा दे देंगे। एक और केमिकल है, ये भी लोग पी जाते हैं, मतलब सुसाइड करने की अटेम्प्ट करते हैं ना जब, तो ये केमिकल पी जाते हैं। ये बेसिकली ये इसकी प्रॉपर्टी कहाँ लिखी है इसकी, केमिकल है, ये क्या करता है, ऑक्सलेट को इंक्रीज कराएगा, और जो कैल्शियम के साथ बाइंड होता है, और उसके साथ क्या होगा कि रिजल्टिंग जो आपके गुर्दे के अंदर जो नालियां उनको ब्लॉक करेगा, उन चैनल्स को, उनको ब्लॉक करके रीनल फेलियर कर देगा। अब इसको फौरी तौर पे हम नक्सोमीका दे सकते हैं।
और अगर आपके पास नक्स ओमिका की अवेलेबिलिटी नहीं है या नक्स ओमिका से आपको फर्क नहीं पड़ रहा, आप इसी को डिल्यूट करके दे दें 6, 7, 8, 10 पोटेंसी तक, आपका मरीज बच जाएगा। रीनल फेलियर अगर आया है कि जी इसने ये कोई केमिकल पी लिया, उसकी वजह से इसका रीनल फेलियर हो गया, तो आप नक्स ओमिका तो पहली प्रायोरिटी पे रखें, वगरना उसी मटेरियल को मंगाएं, उसको डिल्यूट करें, फौरन उसको पिला दें। ठीक है जी, आगे चलते हैं। और इसमें जो है ना आर्सेनिक और पॉइजनिंग, पुराने बुजुर्ग कहते थे जहर जहर को काटता है। ये फोक विजडम है, और फोक विजडम की ये लाइन है, सुनी होगी ना आपने, दिस इज द फोक विजडम लाइन, कि जहर जहर को काटता है। आर्सेनिक पॉइजन है, नक्स ओमिका पॉइजन है, कुचला। तो जहरीले असरात, आप नक्स ओमिका को आम ना लें, ये भी पॉइजन है ना भाई। तो जब पॉइजन कोई खा के आएगा तो पॉइजन से ही हम उसका इलाज करेंगे, और ये ऐसा पॉइजन है कि बेशुमार पॉइजन के असरात को खत्म करने की सलाहियत रखता है कुचला। और कुचला जो है वो एसिडोसिस को, अल्कलाइन फंक्शन को बढ़ाता है और एसिडिक रिएक्शन को कम करता है। कार्बोवेच, आर्सेनिक, कैडमियम सल्फ। मेरे पास एक वो आगे मैं बताता हूँ। ये बेसिकली जो केमिकल है ना, ये एंटी फ्रीजिंग है, जमने को रोकता है, फ्रिजों में इस तरह की चीज़ों में इस्तेमाल होता है, हाँ कूलर। और ये पी जाते हैं लोग, ये बाजार में मिलता भी है, उसमें भी गाड़ियों शाड़ियों में भी डाला जाता है। किस आगे चलेंगे। ये पोर्शन जो है ये बड़ा आम पोर्शन है जो इसको आज हम डिस्कस करें। और मैं आपको बताऊं कि ये लोग मर जाते हैं, ये लोग मर जाते हैं, ये बचते ही डैमेज हो जाते हैं इनके ऑर्गन, ये बचते ही होम्योपैथिक दवाइयों से हैं, ये बचते ही होम्योपैथिक दवाइयों से हैं। अब एक और जो रोजमर्रा की यूज होने वाली, ये भी एक टॉक्सिक इमरजेंसी है। लोग पैरासीटामोल की गोलियां ज्यादा खा के सुसाइड कर जाते हैं। अक्सर पैरासीटामोल का घर में पड़ी होती है ना, when the it result in the acute liver injury and liver failure। क्या करता है, लिवर का फंक्शन गया, लिवर फेलियर हो गया, तो वैसे बंदा गया डेथ पॉइंट पे चला जाता है। तो लिवर फेलियर occurs 2-4 days after the large dose injection। 3-4 दिन के अंदर अंदर लिवर डैमेज कर देगा, इंजरी करेगा, उसको फेल कर देगा। इन एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम आ जाएगा, फेफड़ों पे असरअंदाज होगा, सेप्सिस, मल्टी ऑर्गन फेलियर्स, मल्टी ऑर्गन फेलियर्स, cerebral edema and death। पैरासीटामोल फौरन क्या है, नक्स ओमिका, अगेन द नक्स ओमिका। पैरासीटामोल पोटेंटाइज होके आ गई है, पैरासीटामोल पोटेंसी में आ गई है, आप पैरासीटामोल दें 1 mg 200, नहीं है तो पैरासीटामोल को डिल्यूट करें 10-12 दफा, पोटेंसी बना लें खुद ही और पेशेंट को दे दें। ठीक है जी,
नक्सवमिका रिपीटेडली दें, और पेशेंट अगर नहीं समझता तो पैरासीटामोल 1 mg/230 वो दें। जो दवाई किसी बीमारी को पैदा करती है, लॉ ऑफ द सिमिलर, वही उसको ठीक करने की सलाहियत भी रखती है। आगे जी, पेस्टिसाइड्स। व्हाट इज द पेस्टिसाइड्स? पेस्टिसाइड हम उसको कहेंगे जो कीड़े मकोड़े मच्छर को मारने वाली दवाएं होती हैं, दैट इज द पेस्टिसाइड। आपके घर में होती है, ये मच्छर मार है, ये स्प्रे जो होते हैं, हाँ जी, दैट इज पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स कीड़े मकोड़ों को मारने वाली दवाइयां, और इसके बड़े साइड इफेक्ट होते हैं, और ये भी डेथ कर जाता है बंदा। इसमें मोस्ट कॉमन जो पेस्टिसाइड यूज होता है ना, वो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स यूज होता है मैन। बाकी भी होते हैं लेकिन ज्यादा ये पहले वाला। ये घर में मच्छरों मक्खरों इंस्टिंक्ट्स को मारने के लिए डीटीटी 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 भी, उसमें भी स्प्रे इस्तेमाल होता है जी, उसमें भी बेसिकली कीड़े मकोड़े मारने के लिए इस्तेमाल होता है ना, चाहे वो आपके घर के अंदर है, चाहे फसलों के अंदर है, चाहे जहाँ है। लेकिन जो क्रॉप रेडी होती है उस वक्त इसको स्प्रे कम किया जाता है, नहीं किया जाता। और अक्सर हमारे लोग जो बगैर धुले फ्रूट खा लेते हैं, बगैर धुले कोई अनाज खा लेते हैं, तो वो उस पर चूँकि ऑलरेडी स्प्रे हुआ होता है, दैट इज़ वेरी डेंजरस। और ये केसेस आपके पास आते हैं, घर में आपने स्प्रे किया और मास्क पहने बगैर स्प्रे कर दिया, और वो फ्यूम्स आपके अंदर चले गए। हमारे पास हमारे पास लड़का काम करता था, जावेद, और वो उस मोहल्ले में दोनों बच्चे जो हैं, एक जावेद और एक और, दोनों ने स्प्रे घर में किया, और थोड़ी देर पता नहीं कमरे में बैठे रहे या क्या करते रहे, दोनों बैग मारते। और जावेद जो है वो तकरीबन 2 हफ्ते हॉस्पिटल रहा, और उसका खाना पीना बंद हो गया, और बिल्कुल वो मूव भी नहीं कर सकता था, लगता था कि अब डेथ पॉइंट पे चला गया। और ये मेरे पास आया तो ये अल्लाह ने इसको बचा लिया, और इसके साथ दूसरे वाला मर गया। हमने क्या दिया उसको, नक्सवमिका दिया, और मैंने इसको 6 में बार बार दी, और आर्सेनिक दी हमने 30 में, कार्बोवेट 30, हम रिपीटेडली इसको डोजेज देते रहे, उससे ही काफ़ी ये। फिर साथ मैंने एवनास्टावा भी दिया, बहुत एनर्जी ख़त्म हो गई थी और काफ़ी बेहतर है। लेकिन फिर दो तीन लगे थे, बेहतर हो गया था, फिर रिवर्स हुआ, तो मैंने इसको 1 H पेलोरी की डोज दे दी। उसके बाद जब मैंने ये रिपीट किया तो बस वो बिल्कुल नॉर्मल डाइट पे आ गया, मगर ना खा ही नहीं सकता था, उसके अंदर ही नहीं खुराक जाती थी। तो पेस्टिस जो है साइड्स के लिए क्या करना है। अच्छा, इसकी मैं जरा ऊपर आए ना, इसकी बताते हैं कि करता क्या है, थोड़ा सा आगे आए। प्रेजेंटेशन क्या होती है, प्रेजेंटेशन क्या, आगे बस इतना ही है। हाँ, वो कहते हैं वी विल कंसंट्रेट मेनली ऑन द ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, ये ज्यादा यूज होने वाला है। इसके लिए एक दवाई है, डीटीटी भी आई हुई है। वो डीटीटी भी मैं अभी मैं यूके गया था तो वहां से मैं लेके आया, पोटेंटाइज हुई डीटीटी। डीटीटी भी स्प्रे करते हैं, आपको पता है ना, और वो भी अच्छा काम करती है पोटेंसी में। 1 में लेके आया हूँ। ये जो केमिकल आप यूज करते हैं, जिसकी वजह से जो स्प्रे करते हैं कीड़े मकोड़ों मारने के लिए, उसके साइड खत्म करने के,
किसके अलावा? नहीं नहीं, डीडीटी भी तो एक, वो भी तो केमिकल है ना, वो भी तो स्प्रे किया जाता है ना। वी विल कंसंट्रेट मेनली द ऑर्गेनो फॉस्फेट पॉइजनिंग। सिम्टम क्या है? सलाइवेशन ज्यादा आएगी, लैक्रीमेशन, आंखों से पानी, मुंह से पानी शुरू हो जाएगा, सलाइवा बहना शुरू हो जाएगा, यूरिनरी इनकॉन्टिन्यूटी, पेशाब जो है वो सही नहीं आएगा, डायरिया हो जाएगा, और जीआईटी क्रैम्प्स पेट में मरोड़ पड़ने शुरू हो जाएंगे, और डायरिया, यूरिन इनकॉन्टिनेंस, लैक्रीमेशन, सेलिवेशन, मुंह से थूकें बहुत आनी शुरू हो जाएंगी, आंखों से पानी शुरू हो जाएगा। तो ये समझें कि ये काम इसके साथ वो हुआ है। तो एक बंदा आपके पास आता है, मुंह से भी रालें बह रही हैं, आंखों से भी पानी बह रही है, मोशन भी लग रहे हैं, उल्टियां भी हो रही हैं, पेट में क्रैम्प, वो पूछे जरूर कि यार कहीं स्प्रे स्प्रे तो नहीं किया। डेथ हो जाती है फ्रॉम सीवियर ब्रेटाकार्डिया। सीवियर ब्रेटाकार्डिया होता है, दिल की धड़कन कम हो जाती है। ब्रोंकोरिया, फेफड़ों से पानी आना शुरू हो जाता है। ब्रोंकोरिया किसको कहते हैं? ब्रोंकाई से पानी, कोरिया पानी, ब्रोंकारिया फेफड़ों से पानी। सीवियर ब्रोंकोस्पाज्म, फेफड़ों में स्पाज्म आता है, एंड रिस्पिरेटरी सर्कुलेटरी फेलियर हो जाता है, आपकी ब्लड का और ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले ऑर्गन का फेल हो जाना। मेडिकेशन ठीक हो गया जी। और ये बहुत डेथ होती है लोगों की। नक्सोमिका अगेन, आर्सेनिक, डायोक्सिन, डीटीडी, स्टिकनियम। व्हाट इज द स्टिकनियम? जब क्रैम्प्स आएंगे, स्टिकनियम जो है अल्कलाइन है नक्सोमिका का। नक्सोमिका का क्या है? अल्कलाइन है। जैसे कोका का अल्कलाइन क्या है? कोकेन। कोकेन, कोकेन से तो वाकफ है ना कि नहीं वाकफ? मर्क नाइट्रिक एसिड, नक्सोमिका रिपीटेडली लें। आर्सेनिक, कार्बोवेज, इसको आप अल्टरनेट भी करवा सकते हैं, एक नक्सोमिका दें, फिर आर्सेनिक दे दें, फिर कार्बोवेज दे दें दिन में, और इसको लो पोटेंसी में बार बार रिपीट कराएं। इसमें डीडीटी भी आप दे सकते हैं अगर आपके पास है, अगर आपके पास नहीं तो ये दवाइयां जान बचा देंगी उसकी। डायोक्सिन, डायोक्सिन भी एक गैस और केमिकल से एक दवाई बनती है, डायोक्सिन। घंटे बाद दें, 2 घंटे बाद दें, दिन में 4 5 6 दफा दें। अगर वो संभल नहीं रहा तो आधे आधे घंटे बाद भी डोजेज देते हैं लोग, 6 में दे दें, 30 में दे दें, समझ जाएगा। थोड़ी देर बाद जब समझ जाए तो डोजेज की इंक्रीज कर दें, टाइमिंग। कार्बोवेज बहुत अच्छी ब्रीदिंग बेहतर कर देगी, आपकी सांस के मसला बेहतर कर देगा, स्टोमक का मसला बेहतर कर देगा। मैं जो है ना एच पेलोरी तो इसलिए दे दी थी कि स्टोमक के फंक्शन को ज़रा एनहांस करने के लिए, बूस्टर के तौर पे, इंटरकरेंट रेमेडी के तौर पे। और मुझे वैसे ही ख्याल आया तो मैं कह दे दूं, और उसने फ़ौरन रिजल्ट प्रोड्यूस भी कर दिया। आपको पता है जो एच पेलोरी है, ये सिर्फ जिसको एच पेलोरी पॉजिटिव है ज़रूरी नहीं इसको दिया जाए, इसकी अपनी प्रूविंग भी है, इसकी अपनी प्रूविंग भी है भाई। ये मैदे की गैसेस से लेके कैंसर तक बनाता है। नेक्स्ट,
सेडेटिव, hypnotic, 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 सेडेटिव लोग सुकून वाले दवाओं का इस्तेमाल करते हैं ना, बहुत यूज होती है। दुनिया में जिंदा रहने के लिए दो असूल हैं। पहला असूल है कन्फ्रंट करना, मुकाबला करना हालात का, मुश्किलों का। और दुनिया में उन लोगों का नाम है जो कन्फ्रंट करते हैं। और दूसरा तरीका ये है एस्केप करना, राय फरार करना, अपने ऊपर लोग चीज़ों को मुसल्लत कर लेना। कन्फ्रंट करने वाले दुनिया में बहुत थोड़े होते हैं और राय फरार करने वाले रेवड़ की तरह दुनिया में बेशुमार है। सिकंदर आजम 14 साल की उम्र में दुनिया फतह करता है, उसके सामने कोई कन्फ्रंट नहीं करता। अकबर 12 साल की उम्र में तख्त में बैठता है। ज़हीरुद्दौला 12-14 साल की उम्र में तख्त पे बैठ जाता है। ये आपके करीब इस सदी में, पिछली सदी में शाह ईरान 50 साल तख्त पे बैठा, 12 साल की उम्र में तख्त पे बैठा। और सबसे बड़ी मिसाल कन्फ्रंट करने की हज़रत इमाम हुसैन है। अच्छा, कन्फ्रंट करने में इज्जत है, एस्केप में इज्जत नहीं है। कन्फ्रंट करने में या तो आप कामयाब हो जाते हैं या आप मारे जाते हैं। मारे जाने वाला भी इज्जत पाता है और जीतने वाला भी इज्जत पाता है जो कन्फ्रंट करता है। दुनिया में सबसे बेइज्जती वाला काम क्या? सरेंडर कर जाना। सबसे बड़ी बेइज्जती वाला काम। इसलिए जिन लोगों ने दुनिया में कन्फ्रंट किया, जीने का एक तरीका है कन्फ्रंट करके। जो कन्फ्रंट नहीं कर सकते वो दवाइयां खाते हैं, फिर वो नींद की गोली खाएंगे, वो शराब पिएंगे, वो नारकोटिक्स का इस्तेमाल करेंगे। एस्केप, जान छुड़ाना, भागना। हार जाना बुराई नहीं है, हार जाना कोई बुराई नहीं है। आपके साथ ताकतवर भी हो सकता है, भाग जाना बुराई है, हार जाना कोई बुराई नहीं। जो लोग कन्फ्रंट नहीं करते फिर वो सहारे ढूंढते हैं, फिर वो नशे और दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, वो फिर सेडेटिव ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। ये कमज़ोर लोग होते हैं, सिगरेट पिएंगे, शराब पिएंगे, क्योंकि वो ख्यालात तो दिमाग से जाते नहीं हैं। तो जब आप फिर ये नींद आवर दवाइयाँ खा के फिर वो ख्यालात को कम करने के लिए खाई जाती हैं। और हमारे यहाँ जो साइकेट्री का यही शोबा जो है, इसीलिए दुनिया में पहले अफ्यून जो है वो ठेके पे बिकती थी, अब अफ्यून जो है डॉक्टर के ठप्पे से बिकती है। यही बात है ना। अफ्यून को बेचना, खाना, खरीदना क्राइम समझा जाता है, अब इलाज समझा जाता है। अब इलाज समझा जाता है और डॉक्टर उसको लिख के देता है, भाई ये खा लो। और हम क्या करते हैं? हम मरीज को एक इग्नेशिया देते हैं, हम मरीज को ओरामेड देते हैं,
हम मरीज को स्टेफिसाइगेरिया देते हैं, हम मरीज को कन्फ्रंट कराते हैं। दिस इज द ट्रू ट्रीटमेंट। हम मरीज को सेडिडेट नहीं करते, हम मरीज को सेडिडेट नहीं करते, हम मरीज को कन्फ्रंट कराते हैं। हम मरीज को जर्सीम दे के बहादुर बनाते हैं, हम मरीज को अर्जेंटम लैट्रिनम दे के बहादुर बनाते हैं। हम मरीज की मायूसी और मेट से खत्म करते हैं और फिर वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, फिर उठ के बैठ जाता है। दिस इज द नेचुरल ट्रीटमेंट। ये सेडेटिव जो दवाइयां ये हमने नहीं बनाई भाई, लिहाजा इस गुनाह में हम शरीक नहीं हैं और मैं इसको गुनाह समझता हूं कि लोगों को आप बुज़दिल बनाएं, लोगों को एस्केप कराएं, लोगों को सेडिडेट करें, बल्कि लोगों को कन्फ्रंट करने के काबिल बनाएं, लोगों को कन्फ्रंट करने के काबिल बनाएं, लोगों को हालात, वाकयात, मुश्किलों का मुकाबला करने के लिए बनाएं, तैयार करें। आप मायूसी कैसे खत्म होगी? डिसअपॉइंटमेंट, आप बेशक उसको डायज़ापाम दे दें, आप इसको ट्रैंक्विलाइजर दें, उसके अंदर का वो एलिमेंट कभी खत्म नहीं होता जब तक आप उसके अंदर कन्फ्रंट करने की सलाहियत पैदा नहीं करते। अब देखिए ना, एक ही वाकयात दो बंदों से हो जाते हैं, चार बंदों के साथ होते हैं। एक कहता है खैर है यार, कोई बात नहीं, होता रहता है, एक उसको लेके बैठ ही जाता है ना ऐसा। तो आप साथ आते रहें, उसकी समझ में नहीं आता, क्योंकि उसकी ब्रेन की कंपल्शन बार बार उस पॉइंट पे उसको ले जाएगी। मेरे पास परसों भी एक केस में, आज जिनको उनको बता रहा था, परसों एक केस आया। अब वो डिसअपॉइंटमेंट का केस था, डिफिकल्ट ब्रीदिंग थी, चेस्ट पेन था, इग्नेशिया बनती थी, मैंने इग्नेशिया दी, 1M दी, CM दी, नहीं काम हुआ। फिर इंटरग्राउंड किया, सल्फर दे के फिर दी, कोई काम नहीं हुआ। रेपर्टरी कंसल्ट की, ग्रीफ विद रेस्पिरेटरी और चेस्ट पेन में एक ही दवाई थी, लेक्सिस दी, कोई फर्क नहीं पड़ा। बार बार आ रही थी, पल्सटीला दे, कोई फर्क नहीं। उसके वालिद की डेथ हुई थी काफ़ी पहले की, तो कहने कि मैंने अब्बू के पास जाना है। अब्बू के पास तभी जा सकती थी ना, मरे तो तब, अब मरे तो सुडाइटल टेंडेंसी पैदा होगी। तो मैंने ओरोमेल CM की डोज दी, 2 मिनट में ठीक होगी। बुज़दिल बनाने की यही दवाइयाँ आप मदर टेंशन में देंगे तो बुज़दिल बना देंगी, यही पोटेंसी में देंगे तो दिलेर बना देंगी। यही टेंशन में प्लायंस ना जर्सीनियम तो प्रूविंग करेगी ना, बुज़दिल बनेगा। समझ आई? Every medicine have the two functions. One is the primary function and second is the secondary function. प्राइमरी फंक्शन में वो प्रूव करेगी, वो अलामात पैदा करेगी, और सेकेंडरी फंक्शन में उसको वो ठीक करेगी। आपने किसको बुज़दिल बनाना है? चले जी। और ये बात ध्यान में रखें, 1 अरब रुपया भी कोई दे, 1 करोड़ रुपया भी कोई दे, तो गलत दवाई कभी ना दे। नेचर आपको पनिश करेगी, कोई जरूरत नहीं पड़ती। आपका काम है बंदे को नॉर्मल रखना, आपका काम बंदे को नहीं है अब नॉर्मल करना। ये खुदाई इल्म है और इसको गलत इस्तेमाल करेंगे तो नुकसान होगा। इसको गलत इस्तेमाल करेंगे नुकसान होगा। हमने पॉजिटिविटी लेनी है। वो घर ना आपके पास तो पॉइजन पड़े हैं। मैं एक बात करता हूं, हमारे पास पॉइजन पड़े हैं, वो पॉइजन स्नेक के मुंह में है तो बंदा मारता है, वो डॉक्टर के हाथ में है तो बंदा बचाता है।
प्रैक्टिस में कभी नहीं। हमें लोग कहते हैं वो कोई ऐसी दवाई दे दें जी उसको ये कर दें, मैं क्या यार काम कर दूँ मैं, तू मैं तो कंप्लेन करके तेन अंदर करा देता। हम तो खुदा के सामने जवाबदेह लोग हैं, हमारे हाथ में लोगों की जिंदगियां हैं, तो हम लोगों की जिंदगियों के साथ नहीं खेल सकते। डॉक्टर के पास उसका दुश्मन भी आएगा ना, उसको भी बचाएगा। और इसकी एग्जाम्पल है, मुझ पे जिस बंदे ने फायर किया था, मुझ पे जिस बंदे ने फायर किया था और वो आया तो इस तकलीफ में मर रहा था, तो उसको मैंने दवाई दी तो ठीक हुआ, तो नीचे होके बैठ गया था। समझ आई? ये जो डॉक्टर्स का जो सेवा है ना, ये डॉक्टर का जो इल्म है, ये बेसिकली खुदाई इल्म है। और खुदाई इल्म जो है वो लोगों की, चाहे वो आपका दुश्मन है चाहे आपका दोस्त है, आपने उसकी ज़िंदगी को बचाना है। और आपके लिए फिर एहसासें जो हैं वो खुदा की तरफ से होंगी। ज़रूरी नहीं होता कि आपको पैसे कितने मिलते हैं। खुदा ने आपको आंखें दी, खुदा ने आपको हाथ दिए, खुदा ने आपको सेहत दी, खुदा ने आपके पास लोग चल के आते हैं, आप उनका इलाज करते हैं। ये बड़ी ऑनर की बात है, इज्जत की बात है। हो गया जी। पहले कौन सा था कि नक्स व मिका का आप इस्तेमाल करें, और वो एजेंट जिसकी वजह से मसला हुआ उसको डाइल्यूट करके भी दे सकते हैं। अब लोग मुझ पर ये फतवे शुरू कर देंगे कि ये तो अब एक अनप्रूव्ड मेडिसिन की तरफ जा रहा है। वो भाई अनप्रूव्ड नहीं है, डायज़ापाम करोड़ों लोगों ने खाया है, पैरासीटामोल करोड़ों, जरूरी नहीं कि कोई होम्योपैथिक प्रूविंग करेगा तो प्रूविंग होगी। समझ आइए? आपसे ज्यादा सच्चे लोग हैं वो जो लिखते हैं कि मेरी मेडिसिन ये साइड इफेक्ट पैदा करती है। सच्चे हैं, आपसे ज्यादा सच्चे हैं ना। आप तो कहते हैं, क्लेम करते हैं हमारी दवाई तो साइड इफेक्ट पैदा ही नहीं करती, तो आपसे तो वो ज्यादा सच्चे हैं ना, कि जो लिखते हैं कि ये दवाई खाओगे सर दर्द की गोली है लेकिन रीनल फेलियर भी करेगी। तो जो प्रूव्ड मेडिसिन हैं, और प्रूव मेडिसिन का पोटेंसी में इस्तेमाल करना, दिस इज द अकॉर्डिंग टू होम्योपैथी द लॉ ऑफ सिमिलर। जो दवा कोई बीमारी या कुछ बॉडी के अंदर चेंजेस करती है, उस जैसी या उससे मिलती जुलती, उससे या उससे मिलती जुलती अगर बॉडी में कोई प्रॉब्लम आता है तो आप उस दवा का इस्तेमाल करेंगे। जैसे सिनकोना को प्रूविंग करते उसने कहा था कि ये मलेरिया की ये दवाई है, और हेल्दी बंदे को जब खिलाएगी तो मलेरिया जैसी अलामात उसके अंदर पैदा होगी। इसलिए ये बिल्कुल एन होम्योपैथिक असूलों के मुताबिक है। एवनास्टैवा बहुत अच्छा स्टिमुलेंट है, आपके बॉडी के अंदर एनर्जी पैदा करता है। जलसी आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी बढ़ता है, कोप कराता है। वराइटम अल्बम है, कोप कराता है, जलसी में कोप कराता है। ओपियम इनहांस कराता है बॉडी की वीकनेस को। एपिकॉक है, फास्फोरस है, अर्जेंटम जिक्र मैं कर गया हूं ना। जलसीम का मैं करूंगा, स्केप कर जाते हैं। ये तो अभी आया ना ट्रीटमेंट में, तो पहले बोल गया हूं कि आप जलसीम बहादुर बनाती है, इग्नेशिया डिसोपेंट को खत्म करती है। आप इन चीजों का सहारा लें। नहीं, दोनों एंटीसिपेशन की बड़ी दवाइयाँ हैं। प्रायोरिटी जो जलसीम को देते हैं उसके अंदर फियर खौफ ज़्यादा होता है, और इसके अंदर भी होता है एंटीसिपेशन। ये तंग जगहों से भी खौफ खाता है। एडेंटिम नेट्रिकम के गली से गुजरेगा तो कहेगा ऊपर से यूं ना आ जाए, बस से तंग जगहों पे खौफ खाता है। जलसीम में तंग जगहों से इतना खौफ नहीं होता। जलसीम का खौफ इवेंट का खौफ होता है, क्या होने वाला। ठीक है जी। और क्या रह गया? कोकेन के केमिकल्स हैं,
ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, जैसे गाबा है, ग्लूटामेट है, सीरोटोनिन है, डोपामीन है, ये सारे ब्रेन के अंदर के केमिकल हैं। कोकेन इन केमिकल्स को एक्साइट करवाता है। कोका का अल्कलाइंड है, कोका। व्हाट इज द कोका? कोका को तो जानते हैं ना, आपकी दवाई है। कोकेन भी दवाई है। कोका पावरफुल दवाई है, पहाड़ों पे चढ़ने वालों के सांस के खराबी की दवाई है, वीकनेस की दवाई है, आवाज का बैठ जाए तो उसकी दवाई है, और सेक्सुअली इम्पोटेंसी जो है उन लोगों की जो शुगर के मरीज हों उनकी दवाई है। डायबिटिक पेशेंट्स, डायबिटीज विद द इम्पोटेंसी विद द डायबिटीज, कोका एसिड फॉस। कोका का अल्कलाइन है, उसका अर्क निकला हुआ है, कोकेन। ये एनर्जी के लिए इस्तेमाल की जाती है, ब्रेन की एफिकेसी तेज करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, सेक्स इंक्रीज करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो देखें ये ब्रेन पे कितना असर होता है इसका। रिजल्ट रिलीज डोपामीन। डोपामीन डिप्रेशन को कम करता है अगर कम हो जाए तो। लिहाजा जो कोकीन पीते हैं ना वो खुश रहते हैं, फिर कोकीन पीते हैं। ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, सेरोटोनिन, ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर हैं। इनकी कमी बेशी हो जाए तो इंसान नफ्सियाती अमराज में मुब्तला हो जाता है। जैसे डोपामीन है, डोपामीन पार्किंसन डेफिशिएंसी पार्किंसन कर देती है। जो लोग कांपते हैं पार्किंसन, ये डोपामीन की डेफिशिएंसी होती है। और डोपामीन को बतौर क्रूड फॉर्म में खिलाई जाती है। डोपामीन की कमी बेशी कैनाबिस इंडिका भी करता है, जो चर्स पंग है, पंग। और लेटेस्टली पार्किंसन का जो कहते हैं बार इलाज भी पंग से किया जाता है। अब देखें ना कोकीन का ब्रेन पे कितना असर है। तो ये ध्यान में रखें कि कोकीन का ज्यादा इस्तेमाल कोई करके आएगा तो क्या करना है हमने। सिम्टम क्या होगी? इजिटेशन, इजिटेट करेगा, बात सुनेगा नहीं, मानेगा नहीं। दिस इज द मेन प्रॉपर्टी ऑफ कोकेन, एजिटेशन, डियोफ्रोसिस, हाइपोटेंशन, हाइपोथर्मिया। थर्मिया क्या होता है? टेम्परेचर। हाइपरथर्मिया, टेम्परेचर बढ़ा देगा। इंक्रीज मोटर ट्यून, दौड़ेगा चलेगा फटाफट, आपका मोटर नर्व्स की ट्यून बढ़ा देगा, टिक के बैठेगा नहीं। माइड्रियासिस, टैकाकार्डिया, चेस्ट पेन, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फॉक्ट, इंटेस्टाइनल इस्कीमिया, दिल का फेल हो जाना, दिल का मतलब ये जो इसकी प्रॉपर्टी जो है, इसको आप गौर कर देखें तो ये क्या क्या मसाइल पैदा करता है। एक नॉर्मल इंसान नहीं रहने देता कोकीन। आगे चलते हैं। नक्समीका, अगेन बड़ी दवाई है, वैसे कमाल की दवाई है। आप थ्रू और देखें आपके सारी टॉक्सिक में नक्स चल रहा है।
सब टॉक्सिक इफेक्ट में नक्स चल रहे हैं। कोका, क्योंकि ये कोका का प्रोडक्ट है, लिहाजा कोका। कोकेन, कोकेन भी पेटेंटाइज हो गया है। और जर्सीमियम, ठीक है जी। नेक्स्ट, एडिक्शन छुड़ाने के लिए नक्स फमीका मुसलसल दें, कालीफास मुसलसल दें, औरोमेट मुसलसल दें, छोड़ देगा। आगे चलेंगे। लेड पॉइजनिंग, लेड, प्लमोमेट, पेंट इन ओल्ड होम्स। रंग जब करते हैं ना तो उस कमरे में कहते हैं फौरन सोना नहीं चाहिए, और रंग करने वालों को भी लेड पॉइजनिंग हो जाती है। ये यूज कौन सी, लेड, स्मेल्टर्स, बैटरीज, रिसाइकलिंग, रिपेयर, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोजर टू हेल्दी थर्मिक, कोकोमा, longa, altered with the leads formulate to give the bright yellow colors by trading in the Bangladesh and India। कलर को ब्राइट करने के लिए इसीलिए इसको डालते हैं ना दीवारों को, जब रंग करते हैं तो इसके लेड की मक्सरेशन करते हैं कि शाइन पैदा करता है। सिम्टम क्या है? अनीमिया, न्यूरोपैथी, अब देखें, इनकेफ्लोपैथी, लीड कॉलिक, दर्द पेट का, डिक्रीज हेयरिंग, मेंटल स्लोनेस एंड रिटार्डेशन, रिटार्डेशन पागल भी कर देता है, समझ बूझ खत्म कर देता है। आपकी दवाई भी है प्लम्बम, और बड़ी काम की दवाई है। प्लम्बम का फीचर क्या है? स्लोली 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 आपके ऑर्गन्स का फेलियर होता है, आपका नर्वस सिस्टम स्लो स्लो, लिवर स्लो, आपका मेटाबॉलिक सिस्टम स्लो, आपका मसल्स एट्रोफाइड हो जाते हैं, सुकड़ जाते हैं, ब्रेन सुकड़ जाता है। तो तमाम चीज़ों का जो फंक्शन है वो स्लो हो जाता है। खून की कमी, इनकेफ्लोपैथी, डिक्रीज हेयरिंग, सुनना कम, मतलब सारे सिस्टम को स्लो कर दे। मेडिसिन, नेक्स्ट, नक्सोमिका अगेन, एलोमीना, कास्टिकम, प्लम्बोमेट एंड ट्यूबरक्लोनियम। ये वो इमरजेंसी हैं जी जो टॉक्सिक इमरजेंसीज है। किसी दवाई, अल्कोहल, केमिकल, पेप्सिसाइड्स, इस किस्म की कोई भी चीज़ें जो हैं, ये हमने 7 इमरजेंसी हमने टॉक्सिक इमरजेंसी रखी है। और उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, और होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमने वो कॉजेटिव फैक्टर एड्रेस किए, हमने अपनी मेडिसिन की प्रॉपर्टी बताई, अपनी मेडिसिन के फंक्शन बताए, फिर उनका कंपैरिजन बताया, किस तरह वो काम करती हैं और उसके रिजल्ट क्या होते हैं। तो हमें एक इमरजेंसी ट्रीटमेंट में, और ये लोग आपके पास आएंगे, ये लोग आपके पास आते हैं, और ये एलोपैथिक में क्या किया जाता है, मेरी आज भी अच्छे जो फिजिशियंस हैं
जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो क्या होते हैं वो इनको डील करते हैं। वो कहते हैं हम सिम्टम के मुताबिक फिर देखते हैं कि कोई लिवर फेल होगा तो उसकी कोई दवा दे दी, कोई दिमाग को तेज़ करने की दे दी, कोई वोमिटिंग होगी तो वोमिटिंग की दे देते हैं। तो हम अकॉर्डिंग टू सिम्टोमेटोलॉजी, हमारे पास कॉजेटिव फैक्टर को एड्रेस करने की कोई दवाई नहीं होती, ठीक है ना जी। और वो अकॉर्डिंग टू सिम्टो, रेस्पिरेटरी फेल हो तो ऑक्सीजन लगा दी, समझ आ गई आपको। लेकिन अक्सर मैंने